प्रणाम, आप सभी का स्वागत है। सर प्रणाम, सर प्रणाम। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपिता वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो कि शुरू से ही एक आध्यात्मिक पर्यटक रहे, जिनकी साधना की दृष्टि से हुए बहुत लंबे समय तक किए हिमालय यात्राओं का वर्णन गुरुवर ने अपनी किताब सुनसान के सहचर में किया, और उनके इन तत्वों को लेकर के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एक विभाग की स्थापना हुई, जिसका नाम है पर्यटन प्रबंधन। उस विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर अरुणेश सर का, आदरणीय डॉक्टर उमाकांत सर का। सर, विभाग के विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे कि विभाग की स्थापना कब हुई? सभी को नमस्कार। सन 2000 में शांतिकुंज द्वारा जब ये महाविद्यालय शुरू किया गया, उस समय इस विभाग का नाम इंडियन कल्चर, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी था। हम देखते हैं कि जब 2002 में विश्वविद्यालय बना, उस समय भी यह विभाग अपनी पूर्णता के साथ स्थापित था। सन 2003 में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड टूरिज्म की स्थापना हुई। तो मित्रों, इंडियन कल्चर के एलिमेंट्स को लेते हुए, इंडियन कल्चर की विरासत को लेते हुए और इसके साथ साथ प्रबंधन के कुछ तत्वों को लेते हुए सन 2003 में विधिवत इस विभाग की स्थापना हुई। सन 2010 में हम आते हैं, तो सन 2010 में एमटीटीएम के नाम से मास्टर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट इसकी स्थापना हुई। तो मैं बताना चाहूंगा कि इससे भी आगे हम गए। एमटीएम की बात आई, मास्टर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट। यहां पर हम प्रबंधन के 40% जो उसके इनपुट्स थे उनको हम ले चुके थे। तो इसके बाद हम और आगे चलते हैं, तो सन 2013 में एमटीएम के साथ जब हम धीरे धीरे आगे बढ़े, तो इसमें हमने इंडियन कल्चर के तत्वों को लेते हुए और विरासतीय पर्यटन को लेते हुए अपनी बात आगे रखी। डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इस तरीके से अपनी यात्रा हमने आरंभ की, और कैसे हम एमबीए तक आए, इस पे आप अगर प्रकाश डालें। ये 2015 में ये जो प्रोफेशनल इंडस्ट्री है, इसको देखते हुए और संस्कृति के तत्वों को जोड़ते हुए और मार्केट की डिमांड को देखते हुए हमने इस कोर्स का नाम, जो टूरिज्म मैनेजमेंट एमए था, उसको हमने एमबीए का एक स्वरूप दिया। और उसी के साथ साथ हमने जो बीए चल रहा था, जो अब 3 कोर्स मिक्स होते थे, उस कोर्स को भी एक कोर्स नया बनाते हुए उसको बीबीए टूरिज्म, तो एमबीए ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट और बीबीए ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट 2015 में ये शुरू हुआ विश्वविद्यालय में, और उसके बाद ये श्रृंखला धीरे धीरे ये आगे बढ़ी। तो सर, जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपने कोर्स लॉन्च किया और उसके साथ में आपने कल्चरल रिनायसा को भी ज्वाइन करने की कोशिश की, तो विभाग के उद्देश्य फिर आपने किस ढंग से डिसाइड किए? क्योंकि इनका एक कॉम्बिनेशन से उद्देश्य जो बनकर के आए होंगे बड़े विशेष होंगे। तो एक बार आप मुझे विभाग के उद्देश्यों के विषय में आप प्रकाश डालते हैं। बहुत अच्छा पंकज जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो विश्वविद्यालय के जो उद्देश्य हैं, तो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट के जो उद्देश्य थे उनको कोलैबोरेट किया। किस तरीके से एक ऐसा व्यक्ति हम खड़ा करें, एक ऐसा टूर गाइड खड़ा करें, एक ऐसा इवेंट मैनेजर खड़ा करें, एक ऐसा आप कह सकते हैं कि समग्र व्यक्तित्व खड़ा करें जो प्रोफेशन में रहकर भी या अपने प्रोफेशन में टूरिज्म एग्जीक्यूटिव के रूप में भी काम करते हुए वो अपने आंतरिक गुणों को भी विकसित करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आंतरिक गुणों का मतलब ये है कि अगर उस समय चर्चा चलती थी डॉक्टर साहब से, तो बार बार हम लोग ये सोचते थे, क्या एक पर्यटक को अतिथि देवो भव, जो हमारे भारत सरकार की टैगलाइन है, उसके आधार पर हम उसे विकसित नहीं कर सकते क्या? दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आता था कि जैसा आपने कहा अभी कि आध्यात्मिक पर्यटक के रूप में एक अध्यात्म एक ऐसी चीज है कि उसके कुछ तत्वों को अपनाकर ही हम एक नई दृष्टि दे सकते हैं, नया आयाम दे सकते हैं। जैसा कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं कि विज्ञान और कला का मिलन, साइंस का और अध्यात्म का मिलन,
तो वो चीज लेकर हमने पर्यटन विभाग की जो उद्देश्य रखे, वो उद्देश्य ये रखे कि संस्कृति के तत्वों के साथ आगे बढ़ना, संस्कृति और विरासत को लेकर आगे बढ़ना, एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा करना जो अपने प्रोफेशन के साथ जो अपना जीविकोपार्जन भी कर सके और जीविकोपार्जन करने के साथ साथ, इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, समाज को एक नई दिशा दे सके। यानी कि सर इस मुद्दे पे अगर हम और सोचें तो हमको मिलेगा कि जब हमने इतने विविध आयामों पे चर्चा की तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय का पर्यटन विभाग और विश्वविद्यालयों के पर्यटन विभागों से निश्चित ही कुछ तो भिन्न क्रियाएं पाठ्यक्रमों में करता होगा, जिससे कि हम ऐसे उद्देश्यों का पालन बच्चों से करवा पाते हैं। सर इसमें जैसे हमारे विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि सच्चे और सर्वांगपूर्ण मनुष्य तैयार करना और एक टकसाल बनाना, तो उसी के उद्देश्य को हमने लेते हुए इस अपने जो MBA BBA कोर्स है, इनमें ऐसे कोर्सों को डाला जो बिल्कुल यूनिक है। जैसे हमने जो विश्वविद्यालय में जो अब आर्ट और लिविंग है उसको हमने डाला, लाइफ मैनेजमेंट है उसको पेपर को डाला हमने, और इसके अलावा इसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है वर्तमान समाज की, इंग्लिश को डाला। इसके अलावा जो पूरे इंडिया वर्ल्ड में अगर बच्चा बाहर इंडस्ट्री में जाएगा तो उसको जरूरत क्या पड़ेगी, फॉरेन लैंग्वेज, तो फॉरेन लैंग्वेज को डाला हमने। तो इसी तरह अध्यात्म और विज्ञान का जो मिलन हो सकता है वो विश्वविद्यालय इस कोर्स में हम लोगों ने इसमें समाहित किया है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। उस बात में अपनी बात एक जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक आज समाज की मांग है, समाज की मांग ये है कि एक प्रोफेशन के साथ क्या हमें एक दृढ़ व्यक्तित्व या एक अच्छी पर्सनालिटी मिल सकती है अगर हम यहां से कदम बाहर बढ़ाते हैं। कदम बाहर बढ़ाते ही जो दुनिया की चीजें हैं, जो सोसाइटी की चीजें हमें फेस करनी पड़ती है, उससे एक बच्चों को तैयार करना, और बच्चों को तैयार करने के साथ साथ जैसा आप जानते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है, तो जो आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाहर चल रहा है वो तो बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। उसके साथ जो डॉक्टर साहब ने कहा लाइफ मैनेजमेंट की बात है, उसको समाहित करना, उसको समाहित करके एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा करना। जैसा आप देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर है, उस पेपर के साथ हम लोग इस तरीके से बात करते हैं कि क्या ट्रेडिशनल टूरिज्म को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, क्या ट्रेडिशनल टूरिज्म के माध्यम से, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के माध्यम से हम अपने कोर्स को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो ये करते हुए साथ में प्रबंधन के गुणों की चर्चा करते हैं अपने। सर जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं कि विभाग जब शुरू हुआ, जब विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी सन 2000 से, और तब से लेकर के 2006 में जब एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स के फॉर्म में ग्रेजुएशन में ये कोर्सेज लॉन्च हुए, तब से लेकर के अब तक 2 दशकों का एक लंबा समय आ गया। तो आप इस विकास क्रम को, इस विभाग के इस आमूलचूल परिवर्तन को किस ढंग से देखते हैं सर? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चूंकि हमारी यात्रा जो रही है वो बहुत ही विविधतापूर्ण रही है। उन यात्राओं में हमने जहां संस्कृति को सीखा है, वहीं विरासत को सीखा है, वहीं देव संस्कृति को सीखा है, वहीं जीवन प्रबंधन को सीखा है और प्रबंधन को भी सीखा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसा आपने अभी कहा, आपने कहा कि 2006 में जो विविधता थी, इंटरडिसिप्लिन, ये बड़ा एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कैसे जुड़ सकता है, कैसे वो दूसरे सब्जेक्ट से जुड़कर अपना फुल आउटपुट दे सकता है। ये बात अगर आप कहें तो मैं जोड़ना चाहूंगा कि पर्यटन जो पहले चलता था वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के साथ साथ जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स था उसमें योग के साथ, साइकोलॉजी के साथ, हिंदी के साथ, यहां तक कि संस्कृत के साथ, और आप देखेंगे कि मास कम्युनिकेशन के साथ ये चलता था। उसमें सबसे बड़ी विशेषता जो इसकी थी वो ये थी कि बच्चे के पास, एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे सब्जेक्ट होते थे कि योग, टूरिज्म और इंग्लिश। बच्चा जहां हेल्थ टूरिज्म के बारे में सीख रहा है, बच्चा जहां प्रबंधन को सीख रहा है, उसी के साथ वो इंग्लिश कम्युनिकेशन भी सीख रहा है। इसी तरीके से किसी के पास सब्जेक्ट होते थे साइकोलॉजी, योगा और टूरिज्म। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जहां एक तरफ हम पर्यटक के मन को समझ रहे हैं, जहां एक तरफ पर्यटक के आचरण को समझ रहे हैं, वहीं हम प्रबंधन के गुणों को समझ रहे हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर साहब अपनी यात्रा जो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही विविधता से पूर्ण और इसके साथ साथ बहुत एट्रैक्टिव यात्रा रही है, जहां पर हम उसे एक पूर्णता, जैसा योग में कहा गया है कि समग्र आयामों में, कभी कभी हम बात करते हैं महर्षि पतंजलि की, तो समग्रता की वो बात करते हैं। तो नो डाउट हम कहीं ना कहीं गीता ध्यान की भी बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं आर्ट ऑफ लिविंग की भी बात करते हैं। एक वाकया डॉक्टर साहब मुझे याद आ रहा है
कि जब अपने बच्चे उस समय ये कोर्स पढ़ते थे तो उन्हें योग टूरिज्म को या फिर आप देखें कि गीता के डॉक्टर साहब के उदाहरणों से कितना कुछ मिल जाता था। इस पे कुछ आप प्रकाश अगर डालें तो। सर जो हमारे विद्यार्थी थे कि वो जैसे होता है चिंतन चरित्र व्यवहार इसको परिष्कृत करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो उनमें हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब जो गीता की क्लास लेते हैं, जो ध्यान की क्लास लेते हैं, और इसके अलावा जो ऐसे सूत्र हैं जो आपको जीवन में आपको आपके पर्सनैलिटी को ग्रोथ करने के लिए जो सूत्र होंगे, तो वो इन गीता और ध्यान की क्लासों में हम सभी बच्चों को मिलता था ज्ञान श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय। डॉक्टर साहब आपने जो बात कही, इसके साथ साथ जब ये कोर्स हमने एमबीए किया तो 2015 में जब एमबीए की बात आई, यूजीसी की गाइडलाइन आई हमारे पास कि इस कोर्स को एमटीटीएम या एमबीए के रूप में रख सकते हैं, तो एमबीए का नाम एमबीए टीटीएम हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने पूरा का पूरा जो प्रोफेशनल कोर्स है, और प्रोफेशनल कोर्स होने के साथ साथ बच्चे के अंदर वो जो बार बार मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो गुण मामूली नहीं है मित्रों। मैं बताना चाहूंगा कि वो देव संस्कृति के गुण है, वो विश्व संस्कृति के गुण हैं। यहाँ का बच्चा एक छोटे से उदाहरण के द्वारा डॉक्टर साहब मैं बताता हूं इस चीज को कि एक हम कल्पना करते हैं कि हमारा टूर गाइड हो। मित्रों जैसा बाहर चलता है, मुझे कहने में थोड़ा संकोच नहीं है कि पर्यटन इंडस्ट्री या ट्रेवल एजेंसी की चर्चा जब की जाती है तो लोग 6 जगह फोन करते हैं कि आपका रेट कितना है, आपका रेट कितना है, आपका रेट कितना है। तो मुझे बताते हुए बड़ा गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है कि जो हम लोगों ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ट्रेवल एजेंसी चालू की, तो जो हमारा कस्टमर है वो यही पूछता है कि सर आप इतने कम पैसे में, इतने कम पैकेज में आप कैसे इतना अच्छा सुविधा भी देते हैं, और सुविधा के साथ साथ आप दृश्यों का आकर्षण और दृश्यों के आकर्षण के साथ साथ प्लेस पर आवास की सुविधा, परिवहन की सुविधा, ये सारी चीज देते हैं। तो ये चीज बड़ी एक सोचने वाली है कि यहाँ का बच्चा अगर बाहर भी जाता है और उसने अपनी ट्रेवल एजेंसी स्थापित की है तो उस ट्रेवल एजेंसी में वो इन मानदंडों का पालन करता है, जो एक बहुत बड़ी क्रांति है। डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहर एक प्रोफेशन चल रहा था जहां पर सिर्फ अर्थ पैसा ही सब कुछ था, केवल कमाने पे ही दृष्टिकोण था कि हम कितना पैसा ले लें। 4 धाम का उदाहरण देना चाहूंगा कि 4 धाम में कितने पैसे कमा लें 3 महीने में, उसको तोड़ते हुए बच्चों ने कहा कि हम एक निश्चित पैकेज में हम कैसे आगे बढ़े। डॉक्टर साहब आप बताइए कुछ मुझे इस तरीके से, एक हम लोग की जो चर्चा चलती थी उसमें कि एमबीए बीबीए के मूल अंदर जाते हुए हमने क्या क्या इसमें और भी चीजें की। एक हमने विद्यार्थियों में देखा कि जो बच्चे प्लेसमेंट होकर यहाँ से गए उनमें एक जो गुण उनको डेवलप हुआ, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ कार्य के प्रति, और जो कार्य जिम्मेदारी से जो दिया गया है वो पूरी जिम्मेदारी से पूर्ण करना उसको, क्योंकि ये इंडस्ट्री में देखा जाता है कि कोई भी जॉब पे जाता है तो वो अपनी कार्य के प्रति अवगत नहीं होता है, लेकिन जो प्लेसमेंट हुए तो बच्चों को जो इंडस्ट्री का जो हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसका जो उनके जो मालिक है उनका रुझान आया कि सर आपके बच्चे कार्य के प्रति बड़े डिवोटी हैं, और अगर कोई अकाउंट का काम है तो बड़ी ईमानदारी से उस कार्य को पूर्ण कर रहे हो, और जितना आवर्स उनको दिया गया है कार्य करने को उसको पूर्ण निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है आज के युग में, और इसलिए हमारे विद्यार्थियों की आज 100% प्लेसमेंट की डिमांड है। आज कंपनियां हैं हमारे पास कि हम उतने बच्चे हमारे पास नहीं है जितना प्लेसमेंट हमारे पास हो रहा है। यानी कि सिर्फ विश्वविद्यालय में जब भी कोर्सेस में कोई परिवर्तन लाया गया तो वो देव संस्कृति की संस्कृति को और साथ में प्रोफेशनल एक्सपोजर जो बाहर है उसके कॉम्बिनेशन को आप लोगों ने हमेशा लाया और उसके साथ में एक कोर्स को अपडेट किया। तो सर इससे मैं जुड़ा एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप लोग किस प्रकार से ऐसे इन कोर्सेज के नवीनीकरण में लगे रहते हैं, उनको नया फॉर्म किस ढंग से देते हैं? ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसलिए अच्छा है कि आपने नवाचार की बात की है, और बिना नवाचार के और बिना अप्लाइड के हम सक्सेस नहीं हो सकते। मित्रों जहां आपके पास एक संस्कृति है और जहां आपके पास विरासत है, आपके पास आर्कियोलॉजी है, आपके पास बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं, और अगर आपके पास नवाचार अप्लाइड टूरिज्म की दृष्टि है, ये है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बीच चर्चा चली, और सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब गीता का उदाहरण देते थे, और अपने आदरणीय चिन्मय भैया जब लौट के आए फॉरेन से, तो उन्होंने जो दिया कुटियों की बात करी, जो आम के बगीचे हैं वहां हम कुटी बनाकर क्या एक पैकेज दे सकते हैं। तो आपके द्वारा जो हेल्थ टूरिज्म और रूरल टूरिज्म की बात की गई आदरणीय चिन्मय भैया के द्वारा, वो चीज बहुत प्रभावित कर गई। तो जैसे आप कह रहे हैं कि नवाचार,
तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि नवाचार आज की भी मांग है। वर्तमान परिस्थितियों में जो ये कोविड की समस्या है, इसमें भी नवाचार की जरूरत है। और आप मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमने उसमें भी सोचा है। हम एक हर बीबीए के लिए, एमबीए के लिए, यहाँ तक कि पीएचडी के लिए भी एक गाइडलाइन और एक अवेयरनेस कोर्स जो सबको अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग या किस तरह से प्लेस का विकास हो और प्लेस पर कितने लोग आए, केयरिंग कैपेसिटी कितनी हो, और केयरिंग कैपेसिटी के साथ साथ क्या एक नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम किस तरह के टूरिस्ट कितने बुलाने हैं, इसका एक प्रपोजल भी बना रहे हैं। और प्रपोजल बनाने के साथ साथ कुछ चीजें हम यहाँ पर उन्हें सिखाएंगे कि आगे आने वाला पर्यटन जो है, आगे आने वाला जो एक टूरिस्ट है और आगे आने वाला जो एक ट्रेवलर है, उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। दृष्टि कैसी होने के साथ साथ उसके अंदर कौन कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हम बार बार टूरिस्ट गाइड की भी बात करते हैं, हम ट्रेवल एजेंसी की बात करते हैं, हम टूर ऑपरेटर की बात करते हैं, जो गुणों की बात करते हैं, उन गुणों में अब क्या जुड़ेगा जिससे पर्यटन नए रूप में सामने आए। तो 3 बातें आती हैं इसमें डॉक्टर साहब। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी, एक तो हमने कोर्स की बात की थी कि हमारा कोर्स कैसा होगा, दूसरा हमने बात की थी कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्या होगा, तीसरा हमने बात की थी कि क्या उसके एलिमेंट बाहर के एलिमेंट से मैच कर रहे हैं, ये बात की थी। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि कौन सा टूरिज्म बूम हो रहा है, बूम कर रहा है, उसकी हमने बात की थी, और रिसर्च की बात की थी। तो डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने में हमें और क्या चीज मिले, कुछ आप बता सकते। ये एक डिपार्टमेंट की एक बड़ी खास बात है कि हमारे विद्यार्थियों का, अगर आप माने कि आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर प्लेसमेंट लिस्ट देखे 100% प्लेसमेंट हुआ है, और उसमें हमने क्या किया है, पहले प्लेसमेंट से पहले हम विद्यार्थियों को जो प्रोफेशनल टच है वो कैसे देते हैं हम लोग, कि हम लोग विद्यार्थी का 1 साल पूरा हुआ तो उसमें 2 महीने की हम प्रोफेशनल इंडस्ट्री ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों को, और उसके बाद 1 साल जब वो लास्ट सेमेस्टर में पहुंचता है विद्यार्थी, तो उसको पूरे 6 महीने पूरा उसका क्या जॉब ओरिएंटेड उसको हम प्लेसमेंट, वो लास्ट सेमेस्टर है उसमें देते हैं हम लोग। तो बच्चा जनवरी से लास्ट जुलाई तक वो इंडस्ट्री में रहता है, और लास्ट में 2 या 3 दिन के लिए वो पेपर देने आता है अपना, जबकि प्लेसमेंट हम उनका कर चुके होते हैं लास्ट सेमेस्टर में। तो ये बड़ी खास बात है कि विद्यार्थी 100% प्लेसमेंट जो कोर्स खत्म होने से पहले ही उनका, हम अलग अलग जो कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं इंडस्ट्री की, उसमें हम ये सब पूर्ण कर देते हैं। यानी कि सर नवीनताओं को बनाए रखने के लिए स्टूडेंट्स का और पुराने एल्यूमिनाई का जो फीडबैक है उसका भी क्या कहते हैं विभाग प्रयोग करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो याद आता है कि नेक के समय से बहुत पहले से ही जी, जब नेक आई थी उसके पहले से ही विद्यार्थियों के फीडबैक, और मैं ध्यान देना चाहूंगा कि विद्यार्थियों के फीडबैक डॉक्टर साहब 3 तरह से हम लेते थे, और मुझे लगता है कि ऐसा तो शायद कहीं होता होगा। हमने तो अपने कोर्स में एडवेंचर टूरिज्म में जो कुछ तत्व डाले, वो जो अपने विद्यार्थी हैं श्री पंकज, उन्हीं के आधार पर हमने कुछ चीजें डाली थी कि किस तरीके से इसमें हमें एडवेंचर टूरिज्म में कुछ हम नया कर सकते हैं। दूसरा, विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों से बातचीत करके, सिलेबस तो हमारा चेंज है ही, हम क्या प्रोफेशनल चीजें डाल सकते हैं, आज इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। जैसा मैं बात करूंगा कि इस समय हम लोग अगर हम देखें तो तंत्रा टूरिज्म, मंत्रा टूरिज्म, आयुर्वेदा टूरिज्म, कुटी प्रवेश का, अगर हेल्थ की बात करें, इसके साथ साथ रूरल में फॉर्म टूरिज्म से हेल्थ, इको टूरिज्म से हेल्थ, स्पिरिचुअल टूरिज्म से अपना समग्र विकास, स्पिरिचुअल टूरिज्म से अपना रूपांतरण, इस तरीके की बात करते थे। इसके साथ साथ शोध जो है, शोध को लेकर आए। तो ये बच्चों के जो फीडबैक हमें मिलते थे कि कंपनी में हमें किस किस चीज का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी तक मैंने ट्रेडिशनल आपको एग्जांपल दिए, अब मैं आपको प्रोफेशनल एग्जांपल देता हूं कि टूर पैकेज कैसे बनाना है। तो मित्रों, जो सुबह से शाम तक का हमारा पैकेज रहा उसमें योग का कहीं स्थान नहीं था। लोग ड्रिंकिंग वाटर के साथ अपना काम शुरू कर देते थे, लेकिन जब हमारे बच्चे गए तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला सेशन फ्रेश होने के बाद वाटर थेरेपी, और वाटर थेरेपी के बाद योग। और कहीं कहीं तो मुझे ये भी सुनने को मिला कि योग के साथ लोगों ने यज्ञ को भी पसंद किया। तो योग के बाद आप, जैसे लोग अधिकतर विंडो सीट ज्यादा पसंद करते हैं, तो विंडो सीट में भी अगर आप प्रकृति को देखते हैं तो ये नहीं कि आप प्रकृति से क्या लर्न कर सकते हैं, और लर्न करने के साथ साथ आप उसमें क्या सीख सकते हैं, यानी ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट को सीखना, ये हमारे बच्चों ने बताया, ये फीडबैक आया। इसके साथ साथ मैंने देखा कि एक फीडबैक उनका बहुत मतलब डीप फीडबैक था कि सर कम्युनिकेशन के साथ हम
आगे बढ़े। तो मित्रों, मुझे ये स्वीकारने में कहीं भी तकलीफ नहीं है कि बच्चों का फीडबैक आया और एक फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स हमने रख दिया। हमें कहीं भी किसी भी नवीनता को स्वीकारने में कोई भी परेशानी नहीं है। हम नवीनता को स्वीकारते हैं, नवीनता के साथ आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब, जो अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन भी हमने चालू किया था, इसमें जो स्टूडेंट का प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है उसमें हमने बहुत इसमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दिया है इसमें कोर्स में। और प्रैक्टिकल में हमने, जैसे हमारे जो कोर्स है उसमें हम एक साल में हर सेमेस्टर में हमारे प्रोफेसर टूर है हमारे, क्योंकि विद्यार्थी है तो विद्यार्थी क्या है, जब वो टूर पर जाएगा प्रैक्टिकल देखेगा कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और बाहर के समाज में क्या चल रहा है, तो वो खुद पैकेज बनाएगा, खुद उसको एक्सपेंसिव उसके निकालेगा। और जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स आती है टूर में, जो हमारी इंडस्ट्री में चलता है, वो सामने फेस करेगा। तो उस टूर में बड़ा अनुभव मिलता है विद्यार्थियों को। और हमने उसमें करीब हर सेमेस्टर में 100 अंक के इसमें प्रैक्टिकल ये टूर का दे रखा है। और हर सेमेस्टर में हम लोग उसमें करीब 3 टूर हम लोग इसमें लगातार करते हैं। और चौथे सेमेस्टर में हम लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं विद्यार्थियों। इससे जुड़े मुझे 2 प्रश्न समझ में आते हैं आपसे, जो मैं जानना चाहूंगा कि पहला, विश्वविद्यालय में होने वाली जो गतिविधियां हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, उसमें लोगों को हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल फैसिलिटीज, इन सबकी जरूरत बाहर से आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों को आवश्यकता पड़ती होगी। क्या इसमें विभाग का कोई रोल इसमें होता है? बहुत खूबसूरत। और ये बात तो आपने ऐसी कही है कि एक ऐसा संस्थान जहां थ्योरी के साथ साथ हाई लेवल का प्रैक्टिकल है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, एक ऐसा संस्थान जहां थ्योरी के साथ साथ हर आयाम में हाई लेवल का प्रैक्टिकल है। कैसे? हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में आप देखेंगे कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आए दिन कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, आए दिन, आज कोविड की समस्या है तो आए दिन वेबिनार्स हो रहे हैं। लेकिन जब हम सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस या फिर बैठक करते थे, उसमें होता यह था कि सेमिनार्स में जो भी डेलीगेट आए हैं, और ये इस विश्वविद्यालय की, इस विभाग का सौभाग्य है कि फॉरेन डेलीगेट बहुत आए। मुझे याद है कि कल्चरल रेनेसांस के ऊपर जब एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें 400 विदेशी आए थे। उनके एकोमोडेशन की व्यवस्था, उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, उनके पिकअप की व्यवस्था, उनके आप ये कह सकते हैं कि फूडिंग की व्यवस्था, ये सारा का सारा विभाग करता था। और सबसे बड़ी बात जो इसमें लगती थी कि विभाग अलग अलग बच्चों के अलग अलग ग्रुप्स डिवाइड करता था, जिसमें हमारे सारे शिक्षक सहयोग देते थे। और उसके साथ साथ जो एकोमोडेशन में है, उसका सेकंड उपयोग क्या हो सकता है। जैसे एकोमोडेशन देने के बाद वो फ्री हुआ, तो जैसे हमारी रजिस्ट्रेशन टीम है वो बिजी है 2 दिन 3 दिन, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम क्या उसका उपयोग कर सकते हैं। खाने में यहां तक कि आप ध्यान दीजिएगा कि खाने के मेनू बनाने से लेकर टूरिंग गाइडिंग से लेकर, इसके साथ साथ कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था भी की है बच्चों की। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां आपको मंच पर कोऑर्डिनेटर के रूप में, मॉडरेटर के रूप में मौका मिल रहा है। तो जैसा हम जानते हैं कि शोध एक बहुत बड़ी चीज है, और शोध में भी यही सब प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती हैं। एक बार सटे डॉक्टर साहब क्लास ले रहे थे हम लोग की, और बड़ी बात है, चांसलर खुद ही क्लास ले रहा है। तो उन्होंने क्लास लेते समय स्पिरिचुअल टूरिज्म के बारे में बताया था और एकाग्रता के बारे में बताया था। तो उन्होंने ये बताया कि एकाग्रता, कंसंट्रेशन का उपयोग कैसे टूर गाइड कर सकता है, एकाग्रता का कैसे उपयोग। और एक चीज और मन में है कि सर लौटे, आदरणीय चिन्मय भैया जब लौटे, तो उन्होंने कहा कि आप जो बात करते हैं, जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। अरे भाई, हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, हम टूरिज्म में इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, हम प्रबंधन की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि जीवन को अच्छा बनाएंगे। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ट्रुथनेस, ईमानदारी के साथ चलेंगे। जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। कौन सा संस्थान होगा? मैं बहुत ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूं डॉक्टर साहब, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक ऐसा संस्थान है जो अपने लाइफ के मूल्यों को लेकर चलता है। ये बात मेरे दिमाग में थी जो आपसे बताया मैंने। और मैं डॉक्टर साहब ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर को बताते हुए कहूंगा मैं कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, तो जो पूरे देश में जो कॉन्फ्रेंस होती है, सेमिनार होती है, तो उसमें क्या है, बच्चे को वहाँ पूरे जो अपना जैसे MBA पूरा कोर्स है, तो सभी विद्यार्थियों को हम वहाँ एक्सपोजर देने के लिए वहाँ कॉन्फ्रेंस में ले जाते हैं। उनसे रिसर्च की दृष्टि समझे तो उनसे हम रिसर्च पेपर बनवाते हैं, और उनका प्रेजेंटेशन उस अदर जो यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ अपना प्रेजेंटेशन करते हैं विद्यार्थी। और प्रेजेंटेशन करने के बाद जो उनको लगता है कि भाई जो एकेडमिक दृष्टि से जो डेवलप होना चाहिए विद्यार्थी का, प्रोफेशनल और एकेडमिक,
एकेडमिक दृष्टि से, तो वो विद्यार्थी इनके माध्यम से एकेडमिक डेवलप होता है। जैसे वर्तमान में अभी बताना चाहूंगा, जो कोर्स हमारा अभी निकला है, तो इसमें हमने एक जर्मन लैंग्वेज के लिए वहां से जो मिनिस्ट्रीज है, एक जर्मन जो लैंग्वेज सिखाने वाली मैडम है, उनको हायर किया और उनको करीब 3 महीने उनको स्टूडेंट को जर्मन लैंग्वेज का कोर्स सिखाया। और उसके बाद जो एडवांस उसका वर्जन है, जिसकी एग्जाम मिनिस्ट्री लेती है उसकी एग्जाम, तो वो विद्यार्थियों को मिनिस्ट्री से एडवांस एग्जाम करवाया। तो वो एक लैंग्वेज के एक्सपर्ट के रूप में हमारे विद्यार्थी के MBA और BBA विद्यार्थी ये बने, तो ये बहुत बड़ी बात है आज के युग में। सर, जानकारी की श्रृंखला में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इतने बड़े अखिल विश्व गायत्री परिवार का केंद्र शांति कुंज हरिद्वार यहाँ से 300 मीटर की डिस्टेंस पे, विश्वविद्यालय खुद अपने आप में एक पर्यटन का, एक श्रद्धा का बड़ा केंद्र है। साथ में हरिद्वार, ऋषिकेश भी इतने पास है। तो हमारे पर्यटन प्रबंधन के छात्र इन सब लोकेशंस का, इन सब पर्यटन स्थलों का लाभ किस प्रकार लेते हैं? बड़ी सुंदर उक्ति है, उससे अपनी बात शुरू करना चाहूंगा, जो बार बार डॉक्टर साहब ध्यान में कहते हैं, गंगा की गोद और हिमालय की छाया। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स लेते हैं हम, किस किस रूप में बच्चे क्या करते हैं और किस किस रूप में क्या सीखते हैं। तो एक तो पूरा पोर्शन उनका आता है गाइड का। दूसरा पूरा का पूरा पोर्शन जो आता है वो उनका आता है जो हमारा वेलकम स्वागत कक्ष है, जिसमें रजिस्ट्रेशन होते हैं। और रजिस्ट्रेशन होने के साथ साथ आप जानते हैं कि कितनी डीलिंग करनी पड़ती है एक सामान्य व्यक्ति से, सामान्य पर्यटक से, कि वो कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, उसे क्या क्या फैसिलिटी होगी। क्योंकि शांति कुंज हमारा आश्रम है, तो आश्रम के भाव से लोग आते हैं, बहुत ज्यादा फैसिलिटी की बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर तो यही भावना रहती है, देवता अतिथि, तो हम कैसे ये बात करते हैं। इसके साथ साथ एक ये बात आती है कि क्या एक जगह बैठकर वो प्रबंधन कर सकता है, प्रबंधन के तत्व। इसके साथ साथ ये बात आती है कि वो किस तरीके से टीम बिल्डिंग के साथ काम कर सकता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा गाइडिंग वाला, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा या उसको दर्शाना चाहूंगा कि खुद देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इतने पॉइंट्स हैं घूमने के, इतने पॉइंट्स देखने के हैं या उनको फील करने के हैं, अनुभव करने को हैं। जैसे हम महाकाल का उदाहरण लेते हैं, तो महाकाल की अगर हम हिस्ट्री पे जाते हैं तो महाकाल की हिस्ट्री नासिक से चालू होती है। ऐसा कहा जाता है कि किसी कोई सम्मानित व्यक्ति थे, उनके स्वप्न में आया, और इसकी एक लंबी कहानी है जिसको हम लोगों ने लिखा भी है, दर्शाया भी है, उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन वो यहां तक कैसे आया, शिवलिंग, इसकी कहानी है। उस कहानी को बच्चे जानते हैं, उस कहानी पे बच्चे ध्यान देते हैं, लिखते हैं और उस कहानी के मर्म को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम जाते हैं यहां पर तो आश्चर्य होता है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हनुमान मंदिर भी है। तो हनुमान मंदिर की हिस्ट्री क्या है? पहले ये बगीचा हुआ करता था बिल्डा का, बहुत बड़ा, लेकिन बहुत पुराना मंदिर है, कुआं है उसके पास। इसके साथ साथ गौशाला, क्या कल्पना कर सकते हैं डॉक्टर साहब कोई कि भाई एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां गौशाला है, आप स्पिरिचुअल टूरिज्म का आनंद ले सकते हैं, आप आम के बाग में जाके रूरल टूरिज्म में मस्त हो सकते हैं, आप गीता ध्यान को सुन के स्पिरिचुअल टूरिज्म में मस्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ सारे विभाग दर्शनीय हैं। तो मुझे याद आ रहा डॉक्टर साहब की जो हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस की थी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और ये स्किल के ऊपर की थी कॉन्फ्रेंस, जिसमें अपने सारे शिक्षक इन्वॉल्व हुए थे और हमने उन्हें ये दिखाया था कि कागज का कैसा उपयोग हो सकता है, जो कि अपने रचनात्मक प्रकोष्ठ में रूरल मैनेजमेंट में किया जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने जो जूट के सामान बनते हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं जिसमें अगरबत्ती बनाना है या फिर पापड़ बनाना है, इन सब चीजों की चर्चा, यानी कि स्किल डेवलपमेंट का विकास। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की आधी शिक्षा तो हम वही देते हैं बच्चों को, आधी शिक्षा तो हमारा रूरल मैनेजमेंट के थ्रू, साइकोलॉजी के थ्रू, योग के थ्रू बहुत कुछ होता है। मैं इसके साथ साथ अपने जो अपना मेन जो सेंटर है शांति कुंज, उसके बारे में भी कुछ मैं कहना चाहूंगा कि विद्यार्थियों को किस तरह एक्सपोजर मिलता है प्रैक्टिकल, कि हमारा जो गायत्री परिवार है वो ऑलरेडी इसमें जो जुड़े हुए लोग हैं वो 15 करोड़ लोग हैं और प्रतिदिन यहाँ पर शांति कुंज में 1000 उसमें देश से विदेश से और अलग हाई प्रोफाइल, मीडियम प्रोफाइल के व्यक्ति यहाँ आते हैं। उनके रिसेप्शन जो विद्यार्थी रिसेप्शन जो होता है उसके माध्यम से हम डील करते हैं, विद्यार्थियों को भेजते हैं वहाँ, क्या आप वहाँ पे डील करो उनको लोग रिसेप्शन पर। उसके माध्यम से फिर वो जो वहाँ पे शांति कुंज है उसको घुमाते हैं और जो उसके स्थान है जिसके माध्यम से जो आध्यात्मिक जो पर्यटन होता है और उसके अंदर जो आध्यात्मिक अनुभूति होती है जो विद्यार्थी को, वो सामने वाला जो व्यक्ति जो आ रहा है शांति कुंज में घुमाते हैं, तो वो उनको बताता है कि जैसे हमारे सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा
जो हमारी गुरुदेव माता जी की समाधि है, उसमें अगर प्रणाम करके व्यक्ति अपनी जो उसके अंदर जो भी समस्याएं हैं उनका निदान कर सकते हैं। लोग अखंड दीपक बनाया गुरुदेव ने, जो 1926 से चल रहा है शांतिकुंज में, और उसके सामने भी गुरुदेव ने कहा था कि जब मैं हूं या नहीं, लेकिन अखंड दीपक और सजग सजग प्रथम प्रज्ञा के सामने अगर आप कोई मनोकामना करते हैं तो उसकी पूर्ति गायत्री माँ और गुरुदेव आपकी करेंगे। तो ऐसे सेंटर है हमारे अंदर, देवात्मा हिमालय अंदर अपने शांतिकुंज में, और एक जड़ी बूटियों का काफी बड़ा हब अंदर बना रखा है हम लोगों ने। उसके अलावा वहां पर अपने सप्तऋषि एक आश्रम है उसके अंदर, और एक भटका हुआ देवता उसके अंदर अपने शांतिकुंज में जंतर मंतर है। और इसके अलावा जो भी वहां पे जो हमारे जो पब्लिकेशन करते हैं हम लोग, तो जो प्रेस है जो हमारी शांतिकुंज जो प्रेस है वो भी दिखाते हैं उनको। तो इसके माध्यम से जो एक्सपोजर मिलता है प्रैक्टिकल, तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे विद्यार्थियों को। डॉक्टर साहब आपने जो बात कही, एक चीज और मुझे विद्यार्थियों का एंगल जोड़ना चाहूंगा कि विद्यार्थी जो है, कभी कभी हमें लगता है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग में हम उन्हें बाहर भेजते हैं, तो बार बार वही कहता है कि सर विश्व की संस्था यहाँ पर है, कम से कम मुझे यहाँ एक्सपोजर दो, मैं यहाँ गाइडिंग का काम कर सकूं, मैं यहाँ स्वागत कक्ष पे रजिस्ट्रेशन का काम कर सकूं, मैं यहाँ पर यहाँ तक कि जो हम लोग मेडिसिन टूरिज्म की बात करते हैं या फिर आयुर्वेदा टूरिज्म की बात करते हैं, तो प्लांट को सीखता है। ये चीज हम लोग को बहुत आकर्षित करती है कि बच्चा हमारा जब जाता है तो वो कहता है कि प्रोफेशनल इंटर्नशिप तो सर मुझे करना है, लेकिन जो आप प्रोफेशनल इंटर्नशिप में आप हमें यहाँ भी तो रख सकते हैं। तो ये अब हमारे पास एक अच्छा अवसर भी है, और उस अवसर को सार्थक ढंग से हम लोग उपयोग करते हैं। मित्र ध्यान देना आप, मैं कह रहा हूँ अवसर है हमारे पास, लेकिन अवसर को सार्थक ढंग से हम उपयोग करते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ के स्वागत कक्ष में लेते हैं, यहाँ के गाइडिंग विभाग में लेते हैं, यहाँ के मेडिसिन प्लांट विभाग में भी हम अपने बच्चों को रखते हैं। इसके साथ साथ पूरे विश्वविद्यालय और शांतिकुंज में किस तरह की चीजें, यानी सस्टेनेबल चीजें, रिस्पॉन्सिबल चीजें कैसे विकसित की जा सके। और मित्रों, पर्यटन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आने वाला टूरिज्म जो है वो परंपरागत पर्यटन का है, ट्रेडिशनल टूरिज्म का है, वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का है, वो इकोनॉमिकल टूरिज्म का है, वो अकाउंटेबल टूरिज्म का है, इको फ्रेंडली टूरिज्म का है। यानी कि सर, जहां इन पूरी गतिविधियों से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि बच्चा एक इंटरडिसिप्लिनरी बालक अपने आप ही बन जाता है प्रोफेशनल कोर्स में रहते ही, क्योंकि जब वो लोगों को यहाँ पे औषधीय गुण बताता है, औषधि वाटिका में ले जा करके या फार्मेसी में ले जा करके, या यहाँ पे अवेलेबल जो वेधशालाएं हैं उसका एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताता होगा, या फिर उनको ग्राम प्रबंधन की तरफ ले जा करके वहां पर प्रबंधन के क्षेत्र में, ग्राम विकास के क्षेत्र में बताता होगा, तो उसके अंदर एक शानदार विकास होता होगा। इसमें मैं पंकज बताना चाहूंगा कि जो हमारे स्टूडेंट है उनका व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है इस विश्वविद्यालय के सब्जेक्ट के माध्यम से। वो विद्यार्थी है, उसके साथ में योग के विद्यार्थी रहते हैं, तो वो क्या है कि सुबह उनके साथ योग करता है विद्यार्थी, और योग के साथ साथ वो विद्यार्थी साइकोलॉजी जो विभाग है, मनोविज्ञान, उनके साथ विद्यार्थी रहता है हमारा। तो उससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि कि आप कोई समस्या है तो फेस कैसे करेंगे, मनोवैज्ञानिक दृष्टि मिलती है विद्यार्थी को। उसके साथ साथ में जो हमारा डिपार्टमेंट है कंप्यूटर, उसके अलावा जो कंप्यूटर की जो बारीकियां हैं, कंप्यूटर की जो एक्सपर्टाइज है, उन सबको विद्यार्थी कंप्यूटर डिपार्टमेंट और उसके साथ में स्टूडेंट है उनके माध्यम से सीखता है। और जो एक डिपार्टमेंट है ग्राम प्रबंधन, उसके माध्यम से गांव में गांव की दशा क्या है, गांव में किस किस तरह आप उसको फेस कर सकते हैं, और उसका एक समग्र आपको सामने स्वरूप देखने को मिलता है। उसके माध्यम से जो हमारे जो भी सब्जेक्ट हैं इस विश्वविद्यालय में, धर्म विज्ञान जो हमको सिखाता है कि धर्म क्या है और धर्म के कौन कौन से सूत्र हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट जो है वो हमको सिखाते हैं विद्यार्थियों को कि व्यक्ति का समग्र विकास किन किन पद्धतियों के द्वारा हो सकता है। इसमें जो सर, इससे मैं अगले प्रश्न की तरफ जाना चाहूंगा। तो ये तो बात है हमारे केंद्र की और ये है बात विश्वविद्यालय की, लेकिन क्या पर्यटन विभाग ने, क्योंकि पर्यटन विभाग उत्तराखंड में है और उत्तराखंड अपने आप में पर्यटन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्टेट है, तो उत्तराखंड में पर्यटन के विकास के लिए विभाग ने कुछ ऐसे कार्य किए जो कि सराहनीय प्रयासों में गिने जा सकते हैं? जी, बहुत अच्छा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड हमारी मातृभूमि भी है, और हमारा जो शांतिकुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, गंगा की गोद और हिमालय की छाया हम बार बार कहते हैं, वो उसी हिमालय की बात करते हैं, और गंगा हमारे बगल से होकर गुजरती है, और खुद का हमारा क्षेत्र जो है वो सप्तऋषि क्षेत्र में हम आते हैं, महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली है। तो उत्तराखंड के लिए काम करते समय एक अंदर से प्रसन्नता भी रहती है और एक आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि शोध के संबंध में, जैसे कि अन्य लोग भी जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ रहते हुए यहाँ पर्यटन क्षेत्रों के बारे में, यहाँ के पर्यटन आकर्षणों के बारे में,
यहाँ के पर्यटन दृश्यों के बारे में, यहाँ के रिवर्स के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के वेशभूषा के बारे में, या फिर कहते हैं यहाँ की थिंकिंग के बारे में क्या काम करते हैं। हमने हरिद्वार को चुना और हरिद्वार के आसपास पास के जो अनछुए पर्यटन स्थल थे, जैसे मोटा महादेव है, इसके साथ साथ वशिष्ठ गुफा है, नीलेश्वर महादेव है और विंध्यवासिनी देवी है, इस तरीके से हमने शोध का काम चालू किया। और ये शोध का काम सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थी जो है सैटरडे और संडे खुद सर्वे करते हैं, मैटर बनाते हैं और हमारी जो शिक्षकों की टीम है वो इसे एडिट करती है और एडिट करने के बाद वो एक ठोस मटेरियल बनाती है जो शांति कुंज के पीपीटी के माध्यम से छपकर हमारे सामने आता है और फिर वो जनरलाइज वितरित हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी बात है ये। इसके साथ साथ जो दूसरा मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, दूसरा कि जो भी बच्चे टूर करके आते हैं, वो जिस स्थल पे जाते हैं उसका पूरा का पूरा जो समरी होता है वो बताते हैं। इसलिए हमारा विभाग कहाँ जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कौन सा समय होना चाहिए, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, इस तरह की चीजें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी करता है। तो मुझे लगता है कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या हम कैसे करते हैं, डॉक्टर साहब बताते हुए अपनी बात को। ये हमारा जो एक्सपोजर है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थी किस तरह डेवलप होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो पूरे देश में जो एक पूरे देश के एक्सपर्ट हैं इस इंडस्ट्री के, उनको हम गेस्ट फैकल्टी के रूप में बुलाते हैं यहाँ पर और उनसे व्याख्यान होते हैं उनके, और जो एक जो इंडस्ट्री जिसकी काफी टॉप लेवल पे चल रही है उसके जो ओनर है उनको बुलाते हैं और उनको उनके माध्यम से बताते हैं कि किस तरह इस इंडस्ट्री को और खड़ा किया और आप किस तरह खड़ा करेंगे। और उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थी को जो एक्सपोजर मिल रहा है उसमें विद्यार्थी हमारे जो एक क्या होता है यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें हमारे जो अभी 3 विद्यार्थी अभी लेटविया में अभी 1 महीने पहले वो रिटर्न होके आए हैं अभी। तो लेटविया में वहां पर क्या यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम में वहां की यूनिवर्सिटियों से हमारी यूनिवर्सिटी का एमओयू है, तो हमारे विद्यार्थी उसमें भी जो स्टूडेंट वो कैपेबिलिटी पूरी करता है अपनी, वो विद्यार्थियों का सिलेक्शन का पूरी कमेटी बनती है और उन विद्यार्थियों को हम लोग इंटरनेशनल एक्सपोजर इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे जो प्रतिकुलपति है डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के माध्यम से वो एक्सपोजर विद्यार्थियों को सभी को दिलवाते हैं। 2 मिनट का और समय लूंगा, बस एक ये आपको बताना चाहूंगा कि रिसेंट में पर्यटन विभाग इस समय जैसा मैंने बताया था कि जागरूकता के माध्यम से अब नए तरीके से क्या कार्य कर रहा है। तो यानी हमने अपने BOS बोर्ड ऑफ स्टडीज में एक अवेयरनेस प्रोग्राम पास कराया है। उस अवेयरनेस प्रोग्राम के पेपर हम BBA को भी पढ़ाएंगे और MBA को भी पढ़ाएंगे। मित्रों, इस जो एक सब्जेक्ट होगा जो सभी को पढ़ना होगा उसका उद्देश्य बस एक होगा कि फ्यूचर में आने वाले पर्यटन में किस तरीके से ट्रेवल एजेंसी स्थापित होनी है, जैसे कि घर बैठकर ट्रेवल एजेंसी चलाएं, या फिर किस तरीके से टूरिस्ट को रिस्पॉन्सिबल बनना है और उसे अकाउंटेबल बनना है, और किस तरीके से प्रबंधन करना है कि पर्यटन बढ़े अपने पर्यावरण को साथ लेकर। ये हम करने वाले हैं और ये पेपर हम चलाने वाले हैं। तो अधिक से अधिक लोगों से यही अपेक्षा है कि इस कोर्स को देखें, इस कोर्स को समझें, इस कोर्स को परखें और इस कोर्स के माध्यम से अपने मिशन को भी देखें और अपने आगे बढ़ते चलें। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो आज हमने जाना कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय का पर्यटन विभाग किस तरह से विश्वविद्यालय का एक अभिन्न विभाग है और इस विभाग से जुड़ने के लिए किस प्रकार से साल दर साल सैकड़ों की संख्या में बच्चे इससे जुड़ते हैं, प्लेसमेंट पाते हैं, विश्वविद्यालय से बाहर जाकर के प्रोफेशनल इंटर्नशिप करते हैं, जॉब्स में जाते हैं और साथ ही अपने फीडबैक से किस प्रकार से वो विभाग को और मजबूत बनाते हैं। ऐसे पर्यटन विभाग के आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदयों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। सर, धन्यवाद जुड़ने के लिए।